हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआईके क्लासेस। जहाँ पर लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने देखा हुआ था कि इस स्टेथोस्कोप से कैसे परावर्तक ध्वनि के अनुप्रयोग को प्रयोग किया जा सकता है, मतलब कि वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। हाउ? जैसे कि मान लीजिए आप अपने कान में एक वो लगा रहे हैं, कान पे डॉक्टर क्या करता है, एक रोगी के अगर धड़कन सुननी होती है तो क्या करता है, स्टेथोस्कोप की एक टाइप की, यहाँ पे दो तरह के वो होते हैं, फॉर्म होते हैं दो तरह के, इस तरीके से कुछ होता है ना, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, है ना। तो ये क्या होता है, अरे भाई एक तरफ लगाता है, ऐसा कुछ होता है, बनानी नहीं आ रही डायग्राम, देखो इस तरीके से, ऐसे ऐसे समथिंग होता है ना। तो वो क्या करता है, एक तरफ लगाता है, एक तरफ रोगी के कान में, एक रोगी के हृदय में लगाता है, यानी कि हार्ट पे लगाता है, और एक तरफ अपने कान में लगाता है। ये जो डिब्बे होते हैं ना, ये जो डिब्बिया जो होती है, इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, जब वो रोगी के हार्ट पे लगाता है तो उस पर जो हार्ट बीट होती है ना, तो हार्ट बीट क्या होती है, जब हार्ट बीट करती है तो वो जो ध्वनि तरंगों के रूप में, ध्वनि जो होती है वो तरंगों के रूप में डॉक्टर के कान तक जाती है। यानी कि ये जब यहाँ पे लगेगा तो इससे क्या होगा, ध्वनि की जो तरंगे हैं, ध्वनि की तरंगे बीट की जो बीट है वो ध्वनि तरंगों के रूप में डॉक्टर के कान तक जाएंगी और वहाँ पर उसको सुनाई देगी। इसीलिए ध्वनि तरंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, स्टेथोस्कोप में भी यूज़ होती है। अब हम बताते हैं, समुद्र जल की गहराई नापने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का यूज़ किया जाता है। कैसे? पराश्रव्य ध्वनि क्या करते हैं, इसमें समुद्र जल की गहराई नापने के लिए हम उस ध्वनि को क्या करते हैं, जहाज के थ्रू नीचे की ओर फेंकते हैं और वहाँ से समुद्र की गहराई से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ पे सुनाई देती है। इससे हमें पता चल जाता है कि कितनी गहराई तक ध्वनि गई और वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे पास आई है, और हम जान जाते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है। इसीलिए जब भी कभी हम लोग वाटर का लेवल चेक करते हैं तो ये साउंड डालकर ही चेक करते हैं। समझ में आ गई? उसके बाद अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड पे जब पेट पे रखते हैं, तो क्या होता है, ध्वनि प्रोड्यूस कराते हैं, जिसके अंदर ये ध्वनि क्या होती है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव जो होते हैं अंदर प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद हम लोगों को मॉनिटर पर शो हो जाता है कि हमारे में प्रॉब्लम क्या है। गॉट इट? तो अब हम चलते हैं इतनी चीज़ करने के बाद श्रव्यता के परिसर पे। ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हम लोग कितना सुन सकते हैं ये जानना ज़रूरी है। तो श्रव्यता की परिसर पे बच्चों तीन तरह की आपकी साउंड्स आते हैं, ध्यान से सुनेगा। एक होता है श्रव्य तरंगे, एक होता है अपश्रव्य तरंगे, है ना, अवश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है। इसकी ऑडिबिलिटी यानी कि रेंजिंग पूछी जाती है ना, इसकी रेंजिंग पूछी जाती है कि ये कितने रेंज पर डिपेंड कर रहा है, ये किस पे और ये कितने पे। पराश्रव्य या फिर पराध्वनि तरंगे भी इसको कहते हैं। बात वही है। श्रव्य तरंगे बच्चों 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के चीज़ें सुन सकती है। 20 से 20,000 तक की हर्ट्ज तक की तरंगें सुन सकती हैं, जैसे कि ढोलक की हो गई, लाउड स्पीकर की हो गई, तबले की हो गई, यानी कि बहुत सारी तरंगें ये सुन सकती है। उसके बाद अपश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम नीचे, इसे निम्नतम श्रव्य तरंगे कहते हैं। ये तरंगे जिससे हमारा कान सुन सकता है, तो ऑडिबल हो गई है ना श्रव्य तरंगे, ऑडिबल साउंड्स, जिसे हमारा कान सुन सकता है। बीस हर्ट्ज से कम तरंगे, जिसे ये निम्नतम आवृत्ति की तरंगे होती हैं।
पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे, यानी उच्चतम तरंगे कहते हैं। ध्यान से सुना, श्रव्य तरंगे जिसे इंसान बहुत इजीली सुन सकता है, बहुत आराम से सुन सकता है, इसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हो सकती हैं, जिससे हमारा कान सुन सकता है। किलो हर्ट्ज भी होती हैं, क्योंकि मैंने बताया है आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज ही नहीं, किलो हर्ट्ज भी होता है, ठीक है ना। तो 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, तो 20 किलो हर्ट्ज है ना, 20 किलो हर्ट्ज तक भी सुन सकती हैं, वही चीज़ होती है। 20 किलो हर्ट्ज वही चीज़ होती है, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज तक भी सुन सकता हमारा कान। हमारा कान यहाँ तक भी सुन सकता है, यानी कि जिसके लाउड स्पीकर सुन लिया, तबला सुन लिया, सितार सुन लिया, वायलिन सुन लिया, सेक्टर जितना हमारी कान सुन सकती है। अब आते हैं अपश्रव्य तरंगे। बच्चों, भूकंप या फिर भूकंप जैसी जो तरंगे वो करती है, भूकंप जब आता है तब तरंगे जो निकलती हैं वो अपश्रव्य तरंगे ही होती हैं। ये 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, इसीलिए इसको निम्नतम आवृत्ति की तरंगे कहते हैं। जैसे कि गेंडा या राइनोसोरस जो हो गया, वो 5 किलो हर्ट्ज तक की तरंगों को आराम से सुन लेता है। कुछ जीव जंतु को भूकंप आने से पहले ही एहसास हो जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये ऑडिबल रेंज है आपकी। इन ऑडिबल रेंज में आपको पता चलता है कि इतनी न्यूनतम आवृत्ति की तरंगे जो हो रही हैं वो फ्लो हो रही हैं। भूकंप के आने के टाइम पे इतनी आवृत्ति की अपश्रव्य तरंगे निकलती हैं, जिन्हें नॉर्मल जीव जंतु सुन लेते हैं। इसीलिए जीव जंतु के लिए ये ऑडिबल रेंज रखी है, इंसानों के लिए श्रव्य तरंगे और जीव जंतु के लिए अपश्रव्य तरंगे रखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन 20 किलो हर्ट्ज तक की सुनना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये कहाँ पे, और ये अब बताना है मुझे। तो श्रव्य तरंगे आपको पता चल गई कि जो इंसान सुन सकता है, अपने कानों तक जितनी चीज़ सुन सकता है, उसी को श्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। और अपश्रव्य तरंगे जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उन्हें अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। निम्नतम आवृत्ति की तरंगे होती हैं, न्यूनतम आवृत्ति की भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि पराश्रव्य तरंगे या पराध्वनि तरंगे क्या होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो तरंगे होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उच्चतम तरंगे या पराश्रव्य तरंगे। अब बच्चों ध्यान से सुनना, पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, जिन आवृत्ति या जिन ध्वनि को हम सुन नहीं पाते, इतनी ज़्यादा हाई लेवल की होती है कि हमारे कान फट जाते हैं, इतनी हाई रेंज की होती है। इन ध्वनियों को हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। जैसे कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती क्या है, ध्यान से सुनना। अभी पहले हम लोग ये चीज़ें बता देते हैं कि होती क्या है, फिर उसके बाद इस पर क्या करेंगे, इस पर चर्चा तो कर ही चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स सबकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती क्या है, तो ध्यान से सुनना। अल्ट्रासोनिक वेव्स वह वेव्स होती हैं जहाँ पर जैसे कि जो हमारे कानों को आघात पहुँचाए, इनको जब सुनते हैं तो हमारी कान दर्द होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए जब किसी साउंड को, लाउड स्पीकर को बहुत तेज कर दिया जाए, जब किसी साउंड और लाउड स्पीकर को बहुत तेज कर दिया जाए तो एकदम से किंक की आवाज़ आती है, लाइक बीप सुनाई देती है, बहुत तेज सुनाई देती है, हम अपने कान को यूँ बंद कर लेते हैं। इसका मतलब ये हमारे 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर की आवाज़ है, अपर लेवल की आवाज़ है, जो ऑडिबल क्या है, हमारे लिए ऑडिबल है कि नहीं है, नहीं, हम सुन नहीं सकते, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते। वी कांट टॉलरेट दिस टाइप्स ऑफ रेंजेबल फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। तो उसके बाद ये यूज़ और कहाँ होती है, लाइक जेट वायुयान में, जेट वायुयान इसीलिए हेलीपैड्स बनाए जाते हैं ताकि बड़ी जगह पे जब वो लैंड करे तो उससे निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी या रेंज है उससे आसपास की चीज़ों पे इफेक्ट ना पड़े। अगर हेलीपैड या एयरपोर्ट्स वगैरह नहीं होते यहाँ पर लैंडिंग के लिए, मान लीजिए कि आप लोग को एक अच्छी जगह पर अपना लैंड करना है, घर के पास लैंड करना है, पहली बात तो जगह बड़ी सी होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए इतनी बड़ी जगह पे आप उसको लैंड करा रहे हैं, तो दूसरी चीज़ हानि बहुत पहुँचती है। अगर जेट वायुयान से निकलने वाली जो रेंजिंग है वो घर के आसपास आ जाएगी तो
खिड़की टूटने या भूकंप आने का खतरा होता है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती है। और भूकंप कैसे आता है, भूकंप कैसे आता है बच्चों, जब किसी पृथ्वी के नीचे डिस्टर्बेंस हो जाती है, किसी चीज़ से विक्षोभ पैदा हो जाता है, तो भूकंप पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, भूकंप आ जाता है। इसीलिए अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं, वह तरंगें होती हैं जो ऑडिबल नहीं होती हैं, जो सुनाई मनुष्य को देना कम होता है, जिससे और इसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंगें, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। आई बात समझ में, आई थिंक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जल्दी से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक श्रव्य तरंगे इसी के नीचे लिख दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसको लिखोगे कैसे, क्योंकि हमें क्या है, हमें तो हर चीज़ नोट्स के थ्रू भी चाहिए ना, हम तो नोट्स भी यूज़ करते हैं। तो नोट्स यूज़ करते हैं तो मैं जितना लिखाती हूँ ना वही चीज़ नोट कर लिया करो, उसमें डेफिनेशंस भी लिखाती हूँ मैं। ठीक, जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है, उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। अब श्रव्यता का परिसर कितने तक सुन सकता है, श्रव्यता का परिसर ऐसे अच्छा हेडिंग में डालोगे ना, हेडिंग में डाल के लिखोगे तो बहुत सुंदर तरीके से नंबर मिलते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। उदाहरण हो गया, उदाहरण क्या हो गया, उदाहरण ढोल, सितार, वायलिन इत्यादि। अपश्रव्य तरंगे परिभाषा को आप जितना अच्छे से व्यक्त कर सकते हो उतने अच्छे से व्यक्त करिए। उन अनुदैर्घ्य तरंगों की आवृत्ति जो न्यूनतम आवृत्ति मतलब 20 हर्ट्ज, न्यूनतम आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, अपश्रव्य तरंगे कहलाती है। श्रव्यता का परिसर और उदाहरण। श्रव्यता का परिसर बीस हर्ट्ज से कम, जीवधारियों द्वारा सुनी गई ध्वनि। जैसे मैंने मछली नोट डाउन कर लीजिए इसको।
पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि। वह अनुदैर्घ्य तरंगे जिनका परिश्रम उच्चतम आवृत्ति से उच्च हो, पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। श्रव्यता परिसर, इसी में बच्चों क्वेश्चन भी बन सकता है और इसी में मैं उदाहरण भी लिखा दे रही हूँ। मतलब एक ही उदाहरण में मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन ही लिखा दे रही हूँ। उस क्वेश्चन का आंसर आप इसी पे दे दीजिएगा। 2 नंबर में अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप ये बता दो कि श्रव्यता परिसर और उदाहरण, और अगर थोड़ा सा 2 या 2.5 मार्क्स पे पूछ लेता है तो आप ये बता दो कि जेट वायुयान वाला जो मैं भी लिखाने जा रही हूँ। ठीक है, तो नंबर पे डिपेंड करता है। और यूपी बोर्ड में याद रखिएगा, जितना पूछे उतना ही बताना, उससे ज़्यादा मत बताना। हर बोर्ड में एक्चुअली होता है, जो एग्जामिनर पूछा कर रहे हो उसको उतना ही बताया करो, ज़्यादा मत बताया करो। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। जैसे जेट वायुयान से निकली ध्वनि, ध्यान से सुनना, निकली ध्वनि पराश्रव्य पराध्वनि तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि इनका परिसर से ज़्यादा होता है तथा इसीलिए वायुयान, ये मेन है कि वायुयान ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं, तो वायुयान ऊंचाई पर उड़ते हैं क्योंकि नीचे होने पर क्या, क्योंकि वायुयान के नीचे होने पर श्रव्यता परिसर ज़्यादा हो जाएगा। श्रव्यता परिसर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा, जिसे मनुष्य का श्रव्यता परिसर सुन नहीं पाएगा। इसलिए इससे भूकंप आने की संभावना तथा
मनुष्य के बहरे होने की इग्नोर माय राइटिंग प्लीज। हाँ, इतना ही। तो ये राइट डाउन कर लीजिए, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट एवर आई वांट टू से दैट। तो अगर कोई पूछे कि सामान्य मनुष्य के लिए श्रव्यता का परास कितना लिया गया है, तो सामान्य मनुष्य के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज लिया गया है। यानी कि मनुष्य कितना सुन सकता है, तो इतनी ऑडिबल की रेंज सुन सकता है। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको पढ़ाती हूँ इसी के आगे सोनार क्या होता है। बच्चों, परश्रव्य ध्वनि का यूज़ हमारी लाइफ टाइम पे तो ये तो पता चल के दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव को हम लोग कहाँ कहाँ भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बड़ी रेंज की होती है तो हम लोग को जल्दी समझ में आता है। लेज़र लाइट के लिए भी यूज़ किया जाता है। प्लस किसी चीज़ को साफ़ करने में, किसी पुर्जों को साफ़ करने में भी जो लोग मशीन का यूज़ करते हैं उसमें भी ये वेव यूज़ की जाती है, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, तो मतलब एक चीज़ है, जितना हम लोग सुन सकते हैं वो श्रव्य तरंगे हैं, जो नहीं सुन सकते हैं वो अपश्रव्य तरंगे हैं, है ना। और जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, जो सुन ही नहीं सकते, वो क्या है, वो पराश्रव्य है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो पराश्रव्य से होती हैं। नॉर्मल सी बात है, इतनी सी चीज़ है, टेंशन किस बात की, है ना। इसमें बच्चों इतनी चीज़ नहीं आती है, लेकिन इसमें चीज़ें पूछी ज़रूर जाती हैं। न्यूमेरिकल्स इतने नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल्स का बस वही की फॉर्मूला था और नहीं आते हैं, लेकिन बाकी की लाइक सुनार वगैरह चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपना ध्यान में लेके चलिएगा आप। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ परशब्द ध्वनियों के उपयोग। यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, परशब्द ध्वनियों के उपयोग। है ना, पहला ईसीजी में उपयोग। ईसीजी क्या होती है, हार्ट के लिए होती है, हृदय के लिए किया जाता है। दूसरी चीज़ ईसीजी में उपयोग किया जाता है, दूसरी चीज़ किस में किया जाता है बच्चों, ईसीजी में कर सकते हैं परशब्द ध्वनियों का, यानी कि इकोकार्डियोग्राफी में। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी में इसमें क्या करते हैं, इसमें हृदय का हम लोग प्रतिबिंब इमेज बना सकते हैं, ये वाली साउंड वेव को प्रोड्यूस करवा के। इस तकनीक, इस ध्वनि का प्रयोग डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए भी करता है। जैसे गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड, सर्पिलाकार नली को साफ करने के लिए
सर्पिला का नली नहीं हो, मतलब किसी भी चीज़ की सफाई के लिए जो साउंड वेव को यूज़ करते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। चिकनाई, गंदगी के कण, ये सब कुछ। और लेज़र में जो जैसे हम लोग के पेट में जो पथरी हो जाती है, किडनी में जो पथरी हो जाती है ना, पेट में नहीं गुर्दों में, यानी किडनियों में जो पथरी हो जाती है ना, उसको तोड़ने के काम में भी ये यूज़ होती है पराश्रव ध्वनि, जैसे लेज़र लाइट का यूज़ कहते हैं ना। तो पराश्रव ध्वनि का प्रयोग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और बताऊंगी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए भी किया जाता है। ठीक, 6 छठवां क्वेश्चन, पर और ये चमगादड़ पराश्रव ध्वनियों का प्रयोग सुनने के लिए करते हैं। बच्चों ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। चमगादड़ों को दिखाई नहीं देता है, ये आपको भी पता होगा, चमगादड़ों को दिखाई नहीं देता है, वो सुनकर ही अपना काम करते हैं। ठीक है, उल्टे लटकते हैं और उनको दिखाई नहीं देता है, वो सुनकर ही अपना काम करते हैं। क्या करते हैं, वो पराश्रव ध्वनियों को दीवार पर फेंकते हैं, मतलब कोई भी ध्वनि फेंकते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, वो ध्वनि क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, आगे की ओर उनको आती है, तो आगे की ओर आती हुई उनको सुनाई देती है। तो जब उनको सुनाई देती है तो वो उस तरीके से अपने रास्ते को समझ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आगे कोई भी अवरोध है, ऑब्स्टेकल है, और चमगादड़ को चलना है, तो चमगादड़ अपनी ध्वनियों को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो वो क्या करेगी, ध्वनि वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी, और जैसे वो रिफ्लेक्ट बैक होकर उसको सुनाई देगी, वो समझ जाएगा कि आगे अवरोध है। इसी वजह से चमगादड़ पराश्रव ध्वनियों का प्रयोग सुनने के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये उच्च तारत्व के होते हैं, तारत्व हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, भोजन को, चमगादड़ क्या करते हैं, भोजन को खोजने के लिए उड़ते हैं आगे। तो जब भोजन को उड़ते हैं, भोजन को खोजने के लिए उड़ते हैं, जैसे मान लो कीट वगैरह आ गए, तो कीट को ही तो खाते हैं ना ये, तो जब ये कीट को खाते हैं तो चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत अवरोधों या कीटों से परावर्तित हो गए। चमगादड़ों कीटों से परावर्तित होती है पराश्रव ध्वनि, और जब कीटों से परावर्तित होकर उनके कानों तक सुनाई देती है, तो वो समझ जाते हैं कि आगे क्या है, कीट है, और वो अपना भोजन खा लेते हैं। तो इस तरीके से भोजन खाने में उनको आसानी रहती है। ठीक है, तो चमगादड़ क्या करते हैं, पराश्रव ध्वनियों को आगे प्रोड्यूस कराते हैं, और आगे ध्वनि क्या करती है, कीटों से, कीट जो भोजन के लिए, कीट खाने के लिए, भोजन क्या होता है, उनका कीट होता है, तो कीटों पर ही क्या करता है, पराश्रव ध्वनि को वापस भेजता है, और कीटों से ही क्या होती है, ध्वनि रिफ्लेक्ट बैक होती है, परावर्तित होती है, और उसके कानों तक सुनाई देती है। इससे उसको पता चल जाता है कि आगे क्या है, भोजन है। ठीक है, तो अपने अवरोध से ही, अपने ऑब्स्टिकल से ही, है ना, पराश्रव ध्वनियों का परावर्तित कर वो अपने भोजन को सुगराही से खा लेता है। ठीक है, और अपने आसपास की चीज़ों को भी जान जाता है। इसीलिए चमगादड़ों की जो आपकी ध्वनि होती होगी वो चींची करके सुनाई देती होगी, क्योंकि ये क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि पराश्रव ध्वनि को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो चमगादड़ पराश्रव ध्वनि का प्रयोग सुनने के लिए करते हैं, और उनको दिखाई नहीं देता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। अल्ट्रासोनोग्राफी में भी इसका यूज़ करते हैं बच्चों, ट्यूमर का पता लगाने में भी यूज़ करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। पराश्रव ध्वनि के बहुत सारे उपयोग है। ठीक है, ट्यूमर के लिए भी यूज़ करते हैं, ट्यूमर के लिए भी उपयोग करते हैं। फाइन, ट्यूमर के लिए भी ऐसे लिख दो, पराश्रव ध्वनियों
का उपयोग किया जाता है। फाइन, ये आपके पांचों पार्ट हो गए हैं। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग चलते हैं सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सोनार हर बार पेपर में आता है और मनुष्य के कर्ण संरचना। ठीक है, ये दोनों नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कवर अप कराएंगे। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा कि सोनार क्या होता है और मनुष्य कण की संरचना क्या होती है। सोनार और मनुष्य कण की संरचना के बाद एक न्यूमेरिकल छोटा सा होगा, उसको कंप्लीट करने के बाद इस लेक्चर को हम क्या करेंगे, विराम देंगे और आगे चीज़ें देखेंगे कि कैसे क्या होनी है। तो थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।